हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बड़े होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के 130 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू के बारे में। दोस्तों, सीधा आपसे कंपार्टमेंट एग्जाम है, इन्हीं में से एमसीक्यू आने वाला है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखना। हम इस वीडियो के अंदर आपको इनका कंसेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 क्लास 12 सब्जेक्ट है हमारा भौतिक विज्ञान। दोस्तों, यदि आपने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं किए तो मात्र 150 रुपये में आप पीडीएफ परचेज कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको 150 रुपये में लॉन्ग क्वेश्चनों की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिसके अंदर उन सभी क्वेश्चनों को अनुभवी टीचरों द्वारा कलेक्ट किया गया है जो कि आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चनों के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा मत सोचिए, 150 रुपये कुछ भी नहीं होते आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के आगे। यदि आपको कंपार्टमेंट एग्जाम निकालना है तो आप 150 रुपये में पीडीएफ परचेज कर लीजिए और अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप सबसे पहले इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा या फिर कॉल के थ्रू आप हमसे बात कर सकते हो, तभी आप पीडीएफ परचेज करना। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, आपके लिए ऊर्जा मंत्र है बेहतर से बेहतर की तलाश करना, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करना। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है, तो मात्रक जब भी आप किसी भी का निकालो भौतिक राशि का, तो उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला यदि पता है तो आप मात्रक आराम से निकाल सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है E बराबर में F अपॉन में Q। F का मतलब बल है, बल का हो जाएगा न्यूटन। कुलाम का मतलब है आवेश का मात्रक कुलाम। तो न्यूटन बटे कुलाम आना चाहिए, लेकिन न्यूटन बटे कुलाम कहीं ऑप्शन में है नहीं दोस्तों। ये माइनस कुलाम का इन्वर्स है, इसका मतलब आवेश को ऊपर ले गया है, इसलिए कुलाम भी ऊपर चला जाएगा इन्वर्स में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो बिंदु आवेश का जो तीव्रता फॉर्मूला होता है वो E बराबर KQ बाई R स्क्वायर होता है। तो E जो है हमारा व्युत्क्रमानुपाती है R स्क्वायर के, तो C ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, किसी धन आवेशित वस्तु में होती है। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है, मान लीजिए उसके अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो वस्तु हो जाती है पॉजिटिव, या आपने उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया तो वस्तु हो जाती है नेगेटिव। अब वो ये कह रहा है किसी धन आवेशित वस्तु में होती है, मतलब वस्तु के अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में क्या किया है, आपने कमी कर दी है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी आवेशित चालक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये दोस्तों आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 में से आपने पढ़ा होगा। किसी भी चालक पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा लंबवत होती है सतह के, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनका सॉल्यूशन है 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन बाकी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में ही दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप पीडीएफ जितनी जल्दी हो सके परचेज कर लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चनों की भी और शॉर्ट क्वेश्चनों की भी। आगे देखिए, 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। देखो दोस्तों, जिस राशि में परिमाण हो, दिशा हो, वह सदिश राशि होती है। आवेश अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, धारिता बिल्कुल अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र आपका सदिश राशि है। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। दोस्तों, जब भी हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत ध्रुव घुमाते हैं तो जो किया गया कार्य होता है वो W बराबर में वो होता है PE ब्रैकेट में cos θ1 माइनस का cos θ2 होता है। तो कहीं पर ऐसा आपको ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 माइनस cos θ जरूर है ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि उसने जो थीटा है आपका उसकी वैल्यू 0 डिग्री मानी है और जो θ2 है उसकी वैल्यू आपकी थीटा मानी है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, कुलम बल है, कुलम नहीं है दोस्तों, ये कुलाम है। क्या है ये, कुलाम है ना। कभी कभी कुलम भी एग्जाम में आ जाता है, कन्फ्यूजन होने का नहीं। तो कुलाम जो बल है दोस्तों वो आप सभी को पता है, केंद्रीय बल भी है और ये विद्युत बल तो है ही। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों।
दोस्तों अब यहाँ से आकर आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी PDF के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आवेश के पृष्ठ आवेश घनत्व, मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक बताना है दोस्तों। तो पहले तो आप सूत्र के पास जाइए, सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन में A। Q है आपका आवेश, A है आपका क्षेत्रफल। आवेश का हो गया कूलाम, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, तो कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, तो A ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, मैं आंसर नहीं दिखा रहा दोस्तों आपको, पहले आप कंसेप्ट समझिए, आंसर इस PDF के अंदर है। ठीक है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, दोस्तों आपसे ये पूछ रहा है कि किसी वस्तु को जब आप आवेशित करोगे तो द्रव्यमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आवेशित करने का मतलब ये है कि वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक बनाना। देखिए दोस्तों, यदि आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन देते हो तो मुझे ये बताइए उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो सीधी सी बात है दोस्तों, आपने इलेक्ट्रॉन दिया है मतलब आपने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, मतलब द्रव्यमान में वृद्धि होगी। यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। मतलब दोनों ही पॉसिबल है, घटेगा भी और बढ़ेगा भी। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, घट या बढ़ सकता है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। दोस्तों विद्युत जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर में होती है F अपॉन में Q। बल का तो हो गया न्यूटन, आवेश का हो गया कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन बटे कूलाम, न्यूटन गुणा कूलाम नहीं दोस्तों, न्यूटन बटे कूलाम। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि वो कह रहा है आपसे कि 15 माइक्रोफेरेड संधारित्र को 20 किलोवाट के आवेशित करने पर ऊर्जा का मान होगा। दोस्तों आपसे संधारित्र की एनर्जी पूछ रहा है। संधारित्र की एनर्जी के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो आपको वो फॉर्मूला सेलेक्ट करना है जिसमें धारिता और वोल्टेज आता हो। तो दोस्तों ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, U बराबर ½ CV²। दोस्तों C का मान माइक्रो में है, माइक्रो को चेंज करोगे 10⁻⁻6 लिखोगे, गुणा करोगे, किलो को 10⁻³ से गुणा करके आप चेंज कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 18 जूल। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ये कह रहा है कि 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो उस दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा। वोल्टेज पूछ रहा है, डिफरेंस। तो सूत्र होता है वोल्टेज का W अपॉन में Q, विभवांतर का VV माइनस का VA। W आपका है 20 और Q है आपका 2, तो 10 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, धातु का जो पराविद्युतांक होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट होता है, वायु का 1 होता है, याद रखना। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र की विमीय सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र आप E बराबर में F अपॉन Q से निकाल लेना, बल्कि M1 L1 T-2 हो जाएगी। आवेश की जो विमा है आपकी वो A1 और T1 हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों M1 L1 T-3 और A-1, मतलब कि A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये माइनस का जो 3 लिखा हुआ है ना, जो यह माइनस का आपका 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये माइनस का 3, इसका मतलब ये है कि ये T के ऊपर माइनस का 3 है दोस्तों, है ना, ये समझना, इसको थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। आगे देखिए, द्रव्य की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति घटती है या बढ़ती है। दोस्तों फटाफट बताइए, घटती है या बढ़ती है। तो दोस्तों देखो ध्यान से, मान लीजिए ये पानी की बूंद है, सपोज कीजिए आपने इसको आवेशित दिया, आवेश दिया, मान ली प्लस चार्ज दिया आपने इसको, तो प्लस प्लस धक्का लगाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना, द्रव की एक बूंद को आवेशित करने पर सिकुड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, और आपका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, देखो आप इसको करोगे तो जो सिकुड़ने की जो प्रवृत्ति है, मतलब सिकुड़ने का मतलब है कि बूंद कम हो रही है। तो दोस्तों जब आप प्लस चार्ज होगा तो प्लस प्लस के बीच लगेगा प्रतिकर्षण, इसका मतलब आकार बढ़ने लगेगा। लेकिन सिकुड़ने की प्रवृत्ति पूछिए, मतलब वो तो घटने लगेगा ना, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ध्यान दीजिए, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स। देखो दोस्तों आप सभी को पता है, जब भी कोई पृष्ठ के अंदर हम एक विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो प्लस माइनस आवेश होता है, तो फ्लक्स जो होता है वो 0 होगा नेट। क्यों? तो सूत्र होता है फाई बराबर में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q मतलब कुल आवेश तो 0 होता है, क्योंकि प्लस में जितना होता है उतना ही माइनस में होता है। इस वजह से यहाँ पर आंसर आ जाता है 0। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यदि किसी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा। बताइए, धनावेशित किया जा रहा है तो भीतर का विभव समरूप होगा, क्योंकि दोस्तों भीतर का जो विद्युत क्षेत्र है वो तो बदलने वाला है नहीं। क्यों नहीं बदलेगा विभव? क्योंकि उसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा, तो दो निकाय की स्थिति ऊर्जा होती है भाई Q1 Q2 बट्टा R। अब एक प्लस है प्रोटॉन आपका, एक माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा होंगे तो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों माइनस, इसलिए घट रही है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी? देखो दोस्तों, अब समान परिमाण के आवेश आगे माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब कि बढ़ती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, साबुन के एक बुलबुले को कुछ ऋणावेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या क्या होगी दोस्तों, ये बताना है। देखिए, साबुन का बुलबुला है, इसको आप नेगेटिव चार्ज दो। नेगेटिव चार्ज आप दोगे दोस्तों, तो नेगेटिव चार्ज देने के बाद इनका जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो सीधी सी बात उसका आकार बढ़ेगा, इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बढ़ेगी। आगे ध्यान दीजिए, ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का अनुपात बताइए। दोस्तों आपने दो हेडिंग पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और निरक्ष पर, तो अक्ष पर आई थी E बराबर में 2kp बटा में r3, और निरक्ष पर आई थी E बराबर में 2 हट गया था हमारा, वहाँ पर kp बटा में r3 आई थी। अब इसका अनुपात पूछा, हम भाग लगाएंगे तो kp बटा r3 से kp बटा r3 कट जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, इसका मतलब 2:1 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन द करेक्ट आंसर। आगे ध्यान दीजिए, दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता बतानी है। दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन की जो तुल्य धारिता होती है वो होती है 1/C S 1/C1 प्लस में 1/C2। तो दोनों की धारिता C है, तो 1/C प्लस 1/C। तो दोस्तों लघुत्तम आ गया यहाँ से C, ऊपर बच गया 2, 1/CS की वैल्यू, हमें तो CS की सही पलटोगे तो CS बराबर आ जाएगा C बटा में 2। तो आपका से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत विभव का मात्रक, विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। W का मतलब जूल, जूल ये रहा, बटा कुलाम, कुलाम ये रहा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितना होता है? आप सभी को याद रखना है दोस्तों, एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसका मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है 1.10⁻19 कुलाम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत धारिता की जो V में सूत्र, दोस्तों धारे का सूत्र होता है Q बराबर में CV। C आपको चाहिए तो Q/V, Q की V में और V की V में जमा दो, आपका जो ऑप्शन है वो C आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र E में रखे विद्युत ध्रुव को 90 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। देखो दोस्तों, जब हम किसी विद्युत ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो जो सूत्र आता है W बराबर वो आता है PE cos साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा आता है। अब देखिए, एंगल आपका 90, यहाँ आप 90 जमा साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक गोलाकार चालक की धारिता 9 मीटर है तो इसकी विद्युत धारिता होगी। दोस्तों जो गोला होता है उसी जो धारिता का जो फॉर्मूला आता है वो होता है C बराबर में R बटा में K। दोस्तों R की जो वैल्यू है वो दी हुई यहाँ पर 9, K का मान आप सभी जानते होंगे 9 × 10⁻9 होता है। 9 ने 9 को मार दिया, ये ऊपर गया तो माइनस, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरड होता है और आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो फेराडे होता है। अंतर है थोड़ा सा, है ना। आगे देखिए दोस्तों, ये सेम आपका जो 2800 क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन है किसकी तरह पता है आपको? ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, हाफ CV² वाला। इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा दोस्तों इसमें 5 × 10⁻³ जूल। आगे चलते हैं दोस्तों, ये सवाल बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और कमाल का सवाल है, ध्यान से सुनना इसके बारे में। किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है,
प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है दोस्तों आपसे, मतलब n की वैल्यू पूछ रहा है। देखो धारा का सूत्र होता है, आप सभी पता है, I बराबर में Q अपॉन में T होता है ना। जो टाइम है वो 1 सेकंड दिया हुआ है, धारा आपको 3.2 एम्पीयर दी हुई है। आपको आवेश नहीं निकालना, आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। याद करो चैप्टर नंबर 1 आवेश के क्वांटीकरण का नियम। Q बराबर क्या होता है, NE, और N क्या होता है वहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या जमा दोगे, NE और बटे में T। अब देखिए I का मान जानते हो आप, E का मान आप जानते हो, T का मान आप जानते हो, तो यहाँ से आप N का मान निकाल लोगे। और जब आप N का मान निकालोगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, एक चालक तार का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसके विशिष्ट प्रतिरोध या फिर आप क्या कह दीजिए प्रतिरोधकता परिवर्तन होता है। सूत्र होता है देखो दोस्तों, आ बराबर में रो L बटा में A। तो आपने दोस्तों क्या किया, क्षेत्रफल बढ़ा दिया, मतलब आपने एरिया बढ़ा दिया, और आपको पूछ रहा है कि प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रो होती है दोस्तों आपकी प्रतिरोधकता। तो आप ए को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, एल का भाग दोगे, तो जो रो का जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा आपका रो बराबर में R गुणा में A बटा में L। अब वो आपसे तार का क्षेत्रफल बढ़वा रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है रो का क्या होगा, समानुपाती, मतलब बढ़ता है। आगे चलिए, विद्युत शक्ति और विद्युत धारा में और विभवांतर में संबंध P बराबर होता है दोस्तों VI। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, 1 किलोवाट घंटे में कितनी जूल होती है दोस्तों, याद रखना 3.6 जूल आपकी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो दोस्तों ऑब्जेक्टिव बनकर, है ना, टिक लगा देना। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन ना बच्चों को परेशान करता है, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, ये दिमाग और ये दिमाग की बत्ती। देखो बहुत सारे नशेड़ी क्या होते हैं, वो देखते हैं भाई विद्युत वाहक बल, अरे बल आ गया, बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लो साहब न्यूटन। गलत। याद रखना दोस्तों, ये दोनों ही क्या है, वोल्टता होती है। एक होती है टर्मिनल वोल्टता, एक होती है विद्युत वाहक बल, इनका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, किरचॉफ का जो दूसरा नियम वो किस पर आधारित होता है, वो ऊर्जा संरक्षण पर है, और जो प्रथम नियम होता है दोस्तों वो आवेश संरक्षण पर होता है। याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ये आपका अनंत होगा, और एक आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा वो 0 होगा दोस्तों, ये आप याद रख लीजिएगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। दोबारा रिपीट होगा क्वेश्चन, इसको आप ना यहाँ द्वितीय की जगह ना प्रथम कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आवेश संरक्षण पर, है ना। किरचॉफ का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों, चलो कोई बात नहीं। आगे ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किसी तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। सबको पता है दोस्तों, जब भी हम किसी को ताप देते हैं सर्किट को, तो उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाता है। आगे ध्यान दीजिए, व्हीट स्टोन क्या कह रहा है दोस्तों, ये व्हीट स्टोन सेतु ब्रिज व्यवहार करता है। हम व्हीट स्टोन सेतु से क्या नापते हैं दोस्तों, हम नापते हैं उससे अज्ञात प्रतिरोध। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध अभी देखा शून्य होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो इकाई है वो क्या बताती है दोस्तों, ये आपकी एनर्जी बताती है। आगे देखिए, चुंबकीय क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक दोस्तों, ये आपको वेबर बटे मीटर स्क्वायर होता है, याद रख लीजिएगा इसको, है ना। आगे चलते हैं हम दोस्तों, एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न किया जाता है। देखो जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो निर्माण करता है विद्युत क्षेत्र का, जब वो गतिशील अवस्था में हो जाता है तो वो विद्युत क्षेत्र का निर्माण भी करता है और चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण करता है, मतलब दोनों का ही करता है। तो ये कह रहा है एक गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र, ए और बी दोनों करेंगे दोस्तों, क्या करेगा, दोनों। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, धारावाही परिनालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों, सूत्र आता है V बराबर न्यू नोट एन आई। तो कौन सा देख लीजिए सही हो रहा है, ये आपका न्यू नोट एन आई, ये रहा आपके शायद
बी ऑप्शन, हाँ दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसकी जो विमा होती है न्यू नोट, ये है आपकी चुंबकनशीलता और ये निर्वात की चुंबकनशीलता है दोस्तों, सॉरी ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये आपकी निर्वात की चुंबकनशीलता है। इनकी जो विमा आती है वो L2- का और T2 आती है दोस्तों। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट आप विमा याद रख सकते हो दोस्तों। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी? ओरस्टेड ने की थी दोस्तों, है ना, याद रखोगे। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम दोस्तों, ये आपके बायां हाथ का नियम होता है। अगला क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है। श्रेणी समांतर में उच्च प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी में निम्न प्रतिरोध, समांतर में निम्न प्रतिरोध, याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है समांतर में उच्च, श्रेणी में उच्च, श्रेणी में निम्न, समांतर में उच्च। तो दोस्तों समांतर में उच्च आपका आ जाएगा। सॉरी दोस्तों, सॉरी गलत, श्रेणी में है ना दोस्तों, ध्यान नहीं रहा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गई। श्रेणी में है ना, श्रेणी में उच्च हो जाएगा, ठीक है, सही कर लीजिएगा थोड़ा सा इसको। एक लोहे पदार्थ की चुंबकनशीलता, इसका न्यू आर का जो मान है वो 1 से 200 ज़्यादा होता है, ये बात आप याद रखिएगा। निकिल क्या है दोस्तों? प्रति चुंबकीय है, अणुचुंबकीय है, लोह चुंबकीय है, कोई नहीं। तो दोस्तों आपका ये है लोह चुंबकीय, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है दोस्तों वो क्या होती है? वेबर होती है दोस्तों, क्या होती है? वेबर। WBC इसको प्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा वेबर होती है, घेवर नहीं होती है, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, एन फेरो वाली 8 त्रिज्या की वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में धारा I स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, देखो दोस्तों कोई कुंडली है उसको केंद्र जो चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है वो न्यू नोट NI अपॉन में 2R आता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये ए ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप सही कर लीजिए, थोड़ी सी मिसप्रिंट इसमें, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर आएगा। देखिए दोस्तों, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान तो होता है 90 डिग्री, ठीक है। और जो आपका नमन कोण होता है तो एक होता है आपका नति कोण, नमन कोण और दिक्पात कोण, है ना, ये दो कोण होते हैं। नमन कोण कह दो चाहे नति कोण, एक ही बात है। दिक्पात कोण होता है, ये तो आपका 90 होगा, दिक्पात कोण आपका 0 डिग्री होगा, ठीक है, वो भूमध्य रेखा पर, ठीक है। आगे ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी चुंबकनशीलता अधिक होती है? किसकी जो चुंबकनशीलता है वो अधिक होगी दोस्तों, बताइए दोस्तों, किसकी अधिक होगी? थोड़ा सा इसमें ना चलते हैं भाई वहाँ पर, हाँ ये रहा। तो चुंबकनशीलता सबसे जो अधिक होती है वो होती है प्रतिचुंबकीय की, फिर होती है लोह चुंबकीय की और सबसे कम होती है अणु चुंबकीय की, ठीक है दोस्तों। अणु चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर, शून्य, अनंत, क्या होती है दोस्तों? स्थिर होती है, क्योंकि सबसे कम होती है ना, इस वजह से। आगे ध्यान दीजिए, चुंबकीय के दो ध्रुवों के बीच की दूरी कहलाती है चुंबकीय लंबाई। अगला क्वेश्चन, निर्वात या हवा की जो चुंबकनशीलता है न्यू नोट, उसका जो मान होता है वो 4π10⁻⁷ हेनरी बटा मीटर होता है। क्षण में प्रेरित विद्युत वाहक बल BLV होता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है? लेंज का नियम है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपने PDF परचेज नहीं की है तो फटाफट से आप मैसेज कीजिए और आज ही आप PDF परचेज कर लीजिए। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक नहीं है, कौन सा मात्रक नहीं है? पहला है टेस्ला गुणा मीटर स्क्वायर, वेबर भी होता है, वोल्ट्स भी होता है, यह आपका हेनरी, ये स्वयं प्रेरकत्व को होता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल DC पर दोस्तों, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स की ऐसा ही है मात्र वेबर भाई, वेबर। लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? ऊर्जा, सी ऑप्शन। आसान से क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान से आपने पढ़े होंगे। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का ज्ञान होता है लेंज के नियम से। अगला क्वेश्चन, अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसका आपका हेनरी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, ये आपका एक न्यूमेरिकल आ गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 67। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है इसमें डाटा। 1 ओम का प्रतिरोध है, मतलब आर का मान 1 ओम दिया हुआ है। वोल्टेज दी हुई है आपको 220, बिना नाम की चिट्ठी है दोस्तों। RMS कन जाएगी, आवृत्ति 50 हर्ट्ज दी हुई है, IRMS निकालना है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, देखो पहले तो आप V0 बराबर VRMS लगाना, √2 लगा दे दोस्तों। उसके बाद आप जब IRMS निकालो तो VRMS है ना, और बटे में R का आप डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो आपका आंसर आएगा दोस्तों देख लीजिए, आपका C ऑप्शन आएगा। 2.2 एम्पीयर आपकी धारा आ जाएगी। आगे देखिए, जब प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल R होता है तो वोल्टा और धारा के मध्य जो कालांतर, ग्राफ ऐसा आता है दोस्तों, इधर ही आपका R आता है, इधर ही आपकी वोल्टा आती है, जो कोण बनता है बीच का वो 0 डिग्री बनता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, वाटहीन धारा में जो I और वोल्टेज के बीच में जो कालांतर होता है वो कितना होता है। देखो तो वाटहीन धारा का जो फॉर्मूला होता है P एवरेज का, वो होता है VRMS IRMS, ठीक है, और कोस प्लस माइनस 90। तो प्लस माइनस 90 है, तो मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, 70वां क्वेश्चन क्या है। एक प्रतिवर्ती परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध है और 6 ओम प्रतिघात है, प्रेरकत्व श्रेणी में लगे हुए। दोस्तों ये जो परिपथ है आपका RL वाला परिपथ हो गया। प्रतिबाधा पूछ रहा है, तो RL जो परिपथ जो प्रतिबाधा होती है Z, और रूट में R² प्लस में XL का स्क्वायर होती है। लेकिन जो XL की जो वैल्यू होती है दोस्तों, वो आपकी जो होती है वो यहाँ पर जो XL है वो आपका कितना है, प्रतिघात 6 है, प्रतिघात 6 है, और प्रतिरोध कितना है 8 है। तो 8 का जो स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों वो 64, 6 का स्क्वायर 36, रूट के अंदर है 100 का वर्गमूल जो बाहर निकालोगे तो 10 आएगा आपका। तो ये आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच कालांतर थीटा है, तब शक्ति गुणांक। देखो तो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों वो cos 5 होता है। अब 5 की वैल्यू थीटा दी हुई तो आंसर आ जाएगा cos थीटा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, समीकरण में I बराबर 50 साइन 100t है तो धारा की आवर्ती। देखो आवर्ती जो होती है दोस्तों वो क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा। ओमेगा बराबर होता है 2πf। हमें आवर्ती निकालनी है तो ओमेगा में भाग लग जाएगा 2π का। जो ओमेगा होता है दोस्तों वो टी के साथ लगा होता है, तो 100 में आप भाग लगा दोगे किसका दोस्तों, 2π का, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50/π। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, आपका जो 73वां क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको L C माइक्रो में है दोस्तों, माइक्रो फेरेड में धरता है, और आपको प्रतिरोध दिया हुआ है 100, श्रेणी में है तो अनुनादी आवर्ती। तो FR की वैल्यू है लगाना फॉर्मूला 1 में 2π अंडर में LC आपकी अनुनादी आवर्ती होती है। L का मान जमाना, C का मान जमाना। ध्यान रहे जब C का मान जमाओ तो माइक्रो को हटा कर जमाना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों जो आपका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 250/π, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसमें 250/π आंसर आएगा, ठीक है। उपचाई ट्रांसफार्म, तो 2 प्रकार के ट्रांसफार्म होते हैं दोस्तों, उच्चाई और अपचाई। तो यहाँ उपचाई ट्रांसफार्म बढ़ाता है धारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो वहाँ कोई बात ही नहीं होती, शक्ति गुणांक 0 होगा, ठीक है। आगे देखो, LR परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो होती है दोस्तों R² रूट के अंदर ω² और L²। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुनादी LCR परिपथ अवस्था में होता है। प्रेरणिक प्रतिघात जो XL होती है वो धारते प्रतिघात XC के बराबर होती है। तो दोस्तों ये आपका सी ऑप्शन सही चला जाएगा। विद्युत चुम्बक की तरंगे होती है दोस्तों अनुप्रस्थ होती है। अगला क्वेश्चन, चुम्बक के क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात का जो मात्रक है वो क्या होता है दोस्तों, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड/मीटर। आगे देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बक के तरंगों के रूप में संचित होती है, यह मत किसने दिया था, मैक्सवेल भाई साहब ने दिया था भाई। आगे ध्यान दीजिए, विद्युत चुम्बक के तरंगे होती है स्थिर त्वरित आवेश द्वारा। याद रखना, जो विद्युत चुम्बक की तरंग उत्पन्न होती है वो हमेशा जो गतिशील आवेश होता है उसके कारण होती है।
आगे ध्यान दीजिए, किसके लिए तरंग दैर्ध्य का मान अधिकतम होता है? ए, रेडियो तरंग दैर्ध्य। आगे ध्यान दीजिए, इनमें से किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? बी, गामा किरण का। आगे ध्यान दीजिए, विस्थापन धारा, धारा है दोस्तों, धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का संचरण होता है, ये दोनों लंबो संचरण करती है दोस्तों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रिज्म के एक कोणीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न से कौन सी घटना होती है? व्यतिकरण दोस्तों। कौन सी होती है? व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वर्ण का विक्षेपण है दोस्तों। यदि समान फोकस दूरी आपके दो अभिसारी लेंस एक दूसरे संपर्क में रखे तो संयोग से फोकस दूरी क्या होगी? दो लेंस रखे हुए दोस्तों संपर्क में, तो मतलब 1/f प्लस में 1/n, लघुत्तम आया 2/f, f/2। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, या आप पलटोगे तो। प्रकाश तंतु संचार किस घटना पर आप आधारित है? दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो ए, बी, सी ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली डी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। एक लेंस की क्षमता होती है पी होती है जो 1/f फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्रांति कोण के लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान होता है डी ऑप्शन 90 होना चाहिए दोस्तों, 90। क्रांति कोण आप सभी को पता है कि जब क्रांति कोण का मान अपवर्तन कोण ज़्यादा हो जाता है, वो कंसेप्ट है जब आईसी का जो मान है दोस्तों 90 हो जाता है यार, जब आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। प्रिज्म, पतले प्रिज्म के लिए विचलन डेल कोण है, तो डेल जो होता है वो दोस्तों होता है 1 माइनस का एन ए। एन तो दोस्तों भार रहेगा, और जो आपका ये है ए वो गुणा में हो जाता है। रुकिए दोस्तों, ऐसे होता है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है इसमें, ऑप्शन थोड़े गलत है। न्यू -1a होता है, ये अपवर्तनांक, चाहे अपवर्तनांक आप n मान लो चाहे न्यू मान लो, बात तो एक ही होती है। कहीं पर दोस्तों ऐसा ना ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही होता, लेकिन इसमें थोड़ी सी ना मिसप्रिंट हो गई टाइपिंग वाले से कि n-1 नहीं लिखा इन्होंने, इसीलिए। नहीं तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए, n-1 कर लीजिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए भाई, 5 डायोप्टर प्लस माइनस का 3 डायोप्टर। देखो जो शक्ति होती है वो जो उत्तल जो आपका अवतल जो लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो माइनस की, उत्तल की होती है प्लस की, ये आप याद रखोगे। जब दोस्तों आप इन दोनों लेंसों को संपर्क में रख देते हो तो संयुक्त फोकस पूछिए, यहाँ क्षमता दी है, फोकस पूछिए। क्षमता और फोकस में हम जानते हैं रिलेशन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो पहले हम टोटल क्षमता निकाल लेते जोड़कर, तो P आ जाएगी -2, F निकालनी है तो P बराबर में होता है 1/f। अब F निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा F बराबर 1/p। दोस्तों ये जो होता है ये मीटर में होता है, लेकिन हमें किस में चाहिए? सेंटीमीटर में। तो 100 F बराबर में 100/p सेंटीमीटर। P की वैल्यू आ गई 2 का भाग लगाओगे तो ये माइनस का 50 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और आभासी कौन बनाता है? उत्तल बनाता है दोस्तों। आगे ध्यान दीजिए, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 है, ठीक है, F है आपकी 20, तो क्षमता P, तो 100 सेंटीमीटर बटा 20 कट गया 5 बार, तो 5 डायोप्टर आपका आंसर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्यफलन आवश्यक ऊर्जा है परमाणु की उत्तेजन करने के लिए, गलत। एक्सकिरण उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल गलत। परमाणु छानबीन करने के लिए बिल्कुल गलत। एक इलेक्ट्रॉन को पदार्थ के सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वह घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है कही जाती है प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली घटना। डेफिनेशन है ऑफ प्रकाश विद्युत प्रभाव की, है ना, इलेक्ट्रो इफेक्ट की। तरंग दैर्ध्य वाला फोटोन ऊर्जा बतानी भाई। ई बराबर सूत्र होता है एच न्यू। तरंग दैर्ध्य में पूछ रहा है तो न्यू की वैल्यू होती है C/λ। HC/λ आपका आंसर हो जाएगा, SC/λ। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे ध्यान दीजिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती? आवर्ती दोस्तों। विकिरण व्यवहार करती है, तरंग की तरह करेगी बिल्कुल, कण की तरह करेगी बिल्कुल। इनमें से कोई ऑप्शन तो कट्टी हो ही गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस सिद्धांत पे की? प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। एक ही स्रोत से उत्सर्जित सभी फोटोन का निर्वात में वेग होगा समान। सीधी सी बात है, एक ही जब वस्तु है, एक ही बिंब है, तो सीधी सी बात उससे जो निकलेंगे फोटोन की सबकी जो एनर्जी है वो सेम होगी। आगे ध्यान दो,
हाँ जी, एक फोटोन है जिसकी ऊर्जा आपको एनर्जी दी हुई है 26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको इसकी तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो सूत्र लग जाएगा E बराबर में hc अपॉन में लेमड़ा। लेमड़ा निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा hc अपॉन में E। E का मान दिया हुआ है, h का मान, h मतलब है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू होती है 6.6 10⁻⁻34। c प्रकाश की चाल कैलकुलेट करना दोस्तों। आपको जो आंसर देखने को मिलेगा वो आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आधुनिक मत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है केवल कणीय प्रकृति, केवल तरंग दोनों होती है दोस्तों, कण और तरंग दोनों, ठीक है। अलग अलग मत थे दुनिया के अलग अलग तरीके से, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित तब होता है जब पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक। सी ऑप्शन। डी भौगोलिक तरंग दैर्घ्य, अभी तो देखा दोस्तों, एच डी भौगोलिक तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है क्या, तो भैया 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 ई बराबर में एच न्यू होता है। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा नहीं क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है। पी बराबर होता है एच अपॉन में लेमड़ा, लेमड़ा निकालना तो एच अपॉन में पी, पी समवेग, एम भी हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट चला जाएगा, है ना। मज़ेदार सवाल दोस्तों, मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 में जा रहा है, तो बताइए दोस्तों क्या होगा। एनर्जी बताइए, एनर्जी फॉर्मूला यदि आपको याद है तो आप कर दोगे। देखो एन कक्षा में जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ई एन बराबर में होता है माइनस का 13.6 बटा में एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब वो स्तर 6 से है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एन बराबर 3 में पूछ रहा है, तो एन का मान 3 जमा होगा तो 3 का स्क्वायर 9। जब आप 9 का भाग लगाते हो मेरे प्यारे साथी तो माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। स्थायी कक्षा की त्रिज्या r तथा कक्षा की संख्या n में संबंध कौन सा सही है। देखो संबंध होता है त्रिज्याओं का आर एन बराबर में एन स्क्वायर एन नोट बटा में जेड। तो जो आर एन होता है वो एन स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आर 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 है दोस्तों आपका रिडवर नियतांक। दोस्तों जो रिडवर नियतांक होता है उसका जो मात्रक होता है ना आर बराबर वो होता है आपका 1.09737 गुणा 10⁻⁷ पावर है दोस्तों, गुणा में नहीं, जैसे आपको पावर 7 दिखाई दे रहा है ये पावर में है ना। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन सही है क्या। मात्रक और बता दोस्तों मैं आपको, इसका मात्रक होता है जो होता है मीटर इनवर्स मात्रक। तो पहला ऑप्शन सही चला जाएगा और सब ऑप्शनों में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। बोर कक्षा की प्रथम 3 त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो सूत्र दोस्तों आपको बताया जो त्रिज्या होती है वो एन स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती। पहले की बात कर रहे हो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो आपका हो जाएगा से ऑप्शन करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पाई जाती है, बामर। देखो दोस्तों 5 प्रकार की श्रेणी पढ़ी होगी आपने, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंड। जो लाइमन श्रेणी होती है वो पराबैंगनी मिलती है, बामर आपकी दृश्य मिलती है, जो पाशन जो ब्रैकेट जो फुंड है वो आपकी हमेशा अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते दोस्तों, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है। देखो दोस्तों तरंग दैर्घ्य का निकालने का सूत्र होता है 1/λ और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये लाइमन श्रेणी है मतलब प्रथम श्रेणी है, तो यहाँ n1 का जो वैल्यू है वो तो 1 हो जाएगा। प्रथम रेखा की पूछ रहा है तो n2 का मान हो जाएगा 2। तो n1 का मान 1 जमाना, n2 का मान 2 जमाना, कैलकुलेट करना 1.21 10⁻⁷ आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कौन श्रेणी दृश्य भाग पड़ती है, सीधी सी बात है, बामर। घुमा दिया दोस्तों, घुमा दिया, हम घूमने वाले शैली हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उत्सर्जन बामर श्रेणी होती है दृश्य परिसर में, बिल्कुल सही बात है। बोर परमाणु मॉडल सफल व्याख्या करता है रेखीय स्पेक्ट्रम का। रिडवर नियतांक का मात्रक मीटर इनवर्स, अभी तो देखा। 2 परमाणु क्रमांक भिन्न है परंतु परमाणु भार समान है, सीधी सी बात है, समस्थानिक होने वाले हैं भैया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्यों कर रखा है भाई इसने, 2 परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, अरे अच्छा परमाणु क्रमांक दोस्तों भिन्न भिन्न है, परमाणु भार समान, इसलिए तो है समभारी के भैया, समभारी। सबसे भारी स्थायी तत्व कौन सा है बताइए।
पीबी लेड है दोस्तों, लेड लेड लेड। निम्न में से सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि वो नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो। न्यूट्रॉन संख्या कैसे निकालते दोस्तों? द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 14 में 7 जाएगा, 7 नहीं होगी भाई, नहीं होगी, ख़त्म। 8 गलत 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 गलत, 6 8 7 दूनी 14, 6 गलत, 6 8 8 8 बिल्कुल सही बात। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्या का अनुपात 1:27 है, तो उनकी नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात सूत्र होता है दोस्तों R बराबर में R0 1/3। तो पहले के लिए देखना चाहते हो तो R0 तो सेम कट ही जाएगा, ऊपर आएगा 1/1/3, नीचे आएगा 27/1/3। तो 1/3 का मतलब 1/3 का मतलब तो 1 होता है दोस्तों। 27 को हम 3/3 लिख सकते हैं, 3 से 3 कट गया तो 1/3 यानी कि 1:3। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोलर केडियम का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। न्यूट्रॉन की गति करने के लिए, हाँ जी, पहला ऑप्शन तो ये है दोस्तों, न्यूट्रॉन की गति करने के लिए। अरे गतिशीली करवानी है, उसको तो हमें ख़त्म करना है, मतलब न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन संभारिक युग्म है? डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किसे कैंसर उपचार में उपयोग किया जाता है? तो कोबाल्ट 16 दोस्तों। निम्न में से कौन सा अर्धचालक का उदाहरण नहीं है? अर्धचालक कौन सा नहीं? कार्बन के अर्धचालक बनाए जा सकते हैं, जर्मेनियम के, सिलिकॉन के बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसके नहीं बनाए जा सकते हैं? लिथियम के, ये बात ध्यान रखिएगा। शुद्ध जर्मेनियम को एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिश्रित किया जाएगा। देखो दोस्तों, जब आप 14वें वर्ग, देखो सीधी सी बात, जो अर्धचालक बनाए जाते हैं वो 14वें वर्ग से बनाए जाते हैं। जब आप 14वें वर्ग के तत्वों में 15वें वर्ग के तत्वों को मिलाओगे तो जो निर्माण होता है वो एन प्रकार के अर्धचालकों का होता है, और जब आप इसमें 13वें वर्ग के अशुद्धि मिला दोगे तो निर्माण होगा पी प्रकार के अर्धचालकों का। तो देख लीजिए आप 15वें वर्ग में कौन सा तत्व आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा एंटीमनी। ठीक है, आधुनिक आवाज सारणी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री के अंदर। एन टाइप अर्धचालक में विद्युत का चालन करते हैं, तो विद्युत का चालन कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। देखो, जो एन टाइप होते हैं उनमें नेगेटिव ज़्यादा होता है, जो पी टाइप होते हैं उनमें पॉजिटिव ज़्यादा होता है। एन टाइप में नेगेटिव ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी, और होल्स क्या होंगे? कम होंगे। पी मतलब पॉजिटिव है, इसमें होल ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ठीक है, आगे देखिए 128वां क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड के अवच्छिन्न क्षेत्र में आवेश वाहक होते हैं। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन और कोटल दोनों ही नहीं नहीं नहीं। सुनना ध्यान से, क्यों दोस्तों? पीएन संधि डायोड के अवच्छिन्न क्षेत्र में, अवच्छिन्न क्षेत्र वो होता है जहाँ पर ह्रास होता है, तो वहाँ धारा तो बहती नहीं है भाई, इसीलिए इलेक्ट्रॉन कोटल दोनों ही नहीं होंगे। एंड गेट के लिए बुंजीय व्यंजक बताइए। एंड गेट क्या होता है दोस्तों? ऐसा ऐसा ऐसा, ए यहाँ से गया, बी यहाँ से गया, तो आगे जाके डॉट कर देता है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पी प्रकार व एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं विद्युत उदासीन। दोनों ही कैसे होते हैं दोस्तों? विद्युत उदासीन। आगे चलिए, एन प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्धम सिलिकॉन में मिलाया जाने वाला अशुद्ध परमाणु है। तो सीधी सी बात, एंटीमनी। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, कोई नहीं, क्वेश्चन घुमाकर कैसा भी आ सकता है। हमारी जो टीम उसका यही मकसद है कि सारे जो क्वेश्चन करवाए जो आपको बेहतर करवाए जाए। ठीक है, अर्धचालक युक्तियों में अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया कहलाती है वो डोपिंग कहलाती है। पी प्रकार के अर्धचालकों को बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। तो बताइए, पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक का मतलब है संख्या में कौन ज़्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं या होल्स होते हैं? दोस्तों अभी बताया मैंने आपको, पी का मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब होल्स ज़्यादा है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे 133 क्वेश्चन। दोस्तों इन क्वेश्चनों के अंदर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव में गारंटी से आपसे बोल रहा हूँ। आप इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान से कर लीजिए। जिन बच्चों ने
पेमेंट कर दिया है वो कृपया करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें और पीडीएफ ले लीजिए। और जिन्होंने अभी तक पीडीएफ परचेज नहीं किए दोस्तों, फटाफट से लॉन्ग क्वेश्चन की और एमसीक्यू की पीडीएफ परचेज कर लीजिए। आपको इनमें सॉल्यूशन भी साथ दिया जा रहा है। पीडीएफ का जो रेट है वो 150 रुपये है, ज़्यादा रुपये नहीं है। 150 रुपये में आपका कंपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम वो नस्ते नाबूद हो रहा है दोस्तों। और आपको क्या चाहिए? तो दोस्तों आप जाते जाते सभी बच्चे ये भी बताना वीडियो कि आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद।